घर में ऐसी होती है, लाइट नहीं आती फिर नहीं चलती है ना, वो भी नहीं चलती है। तो फिर ठीक है, यहाँ भी थोड़ी देर मैनेज कर लो। है पैसे दिए तो वो वापस ले, वो बोल दो क्या करें, बोल दो हमारी ऐसी नहीं चल रही है, मैं फीस वापस दो। पैसे दिए इसका मतलब यही एक जो सोच है, ये इसको लेकर बात नहीं है, क्लासरूम की बात नहीं है। कहीं भी अपने पैसे दिए हैं, पैसे दिए का मतलब अपने ने तो अगर प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही है तो उसको अपन तोड़ दें, ये वो। जैसे ट्रेन में जाते हैं आपको तो पैसे दिए हैं, पैसे दिए तो बाथरूम को गंदा करेंगे, थूकेंगे कहीं, हमने पैसे दिए हैं, कहीं थूकेंगे, सीट फाड़ देंगे, पैर फैला के बैठेंगे। अगर ये सोच अपन छोड़ दें, पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, सभी हम आप सारे के सारे अगर ये सोच छोड़ दी जाए तो अपन को कितनी बेहतरीन सर्विस हर जगह मिल सकती है। अब ट्रेन में जाएं तो ये सोच अगर नहीं रखे तो ट्रेन के बाथरूम वगैरह कितने क्लीन अपन को मिले। सोच ये कि पैसे दिए हैं तो गंदा तो करेंगे, गंदा करने के पैसे थोड़ी दिए हैं, बैठने के दिए, आपने पढ़ने के पैसे दिए हैं, तो वो आपका काम हो रहा है। और ये बात आप स्वीकार करो ना करो, आजाद जल्दी नहीं आजा। जितनी सुविधाएं आपको यहाँ मिल रही है ना, किसी भी आप कोचिंग में चले जाना, एग्रीकल्चर में तो कहीं नहीं मिले, ठीक है ना। और भी बहुत सारी कोचिंग है जितनी आपको यहाँ फैसिलिटी मिल रही है ना, वो कहीं नहीं मिलती। और कभी कभी क्या है कि थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। अब रोज ऐसी चलती है, आपको भी पता है, आपके बिना कहीं चलती है, कहना पड़ता है या चल जाती है अपने आप। आज लाइट नहीं है और ये एक क्लासरूम का लेके आप सोचोगे तब तो कोई बात नहीं है, हमारे में ही चल रही। इस एक बिल्डिंग में लगभग 24 क्लासरूम है। खड़ा होकर बोल रहे, कौन बोल रहा है? हाँ, 24 क्लासरूम है। अब आपको इन्वर्टर से चल जाएगी तो चल सकती है क्या? डिजिटल पैनल, ये इतनी सारी चीजें चलानी है। अब या तो पैनल बंद कर दें या एसी बंद कर दें, है? बंद ही तो है एसी। अब इनके वो समस्या हो रही है कि हमारे एसी में चल रही, कोई बात नहीं है, यहाँ क्यों चल रही है? कहीं करना है तो ध्यान रखा करो थोड़ा। और ये तो ऐसे चल रही है, इससे कोई हवा नहीं आ रही, ये कितने भी ठंडी रहे मतलब असर नहीं होता है, ये खराब है। इनको दिखाने के लिए चला रखी है। तो आप तो क्या समझदार हो, सहन कर सकते हो हर चीज को, भी चलो ठीक है। वाट नहीं चालती तो इतिहास में खूबियां थी नीचे की मवेशी को चली। आप तो समझदार आदमी हो। क्या कह रहा है? आवाज कम कर दूं? अब कैसे बोला तुमने? एक इधर ये सबसे कम ही है, इससे कम है नहीं है, इससे कम भी बंद हो जाएगी। ऑनलाइन वालों भी साउंड वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दो। सारे के सारे तुम स्विट्जरलैंड से आए हुए हो, गर्मी लगती है तुम्हें। तो अपने हस्तकला वाला अपन ने कवर अप कर लिया था। अब चित्रकला में देखो, सबसे ज्यादा खतरनाक सा टॉपिक है ये। खतरनाक यूं है कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट है। इसको पढ़ने का एक ही तरीका है कि सही तरीके से सीक्वेंस वाइज अगर डाटा कलेक्ट हो जाए तब तो ये चीजें कुछ याद रहेगी। नहीं तो कितना ही, इतने सारे तो चित्रकार है, इतनी विशेषताएं, ऐसे कलर वलर बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, सही तरीके से मैनेज कर लें तब ये याद हो जाएगा। बाकी वो सारे के सारे चित्रकारों के नाम वगैरह, जैसे मैंने तुम्हें 3-4 दिन पहले कहा था कि भाई ऐसे 5 हवेलियां आएगी, उनमें से एक हवेली तुम्हें पता होगी, तुम्हारा उससे काम हो जाएगा। वैसे इसमें
अलग अलग पर्टिकुलर कोई फेमस चित्रकार है तो उसका नाम या चित्र का नाम, चित्र की लोकेशन, चित्र का चित्रकार किस राजा के समय बना, वो सारी बातें। इसके अलावा अलग अलग चित्र शैलियों में बहुत सारे चित्रकार हैं और बहुत सारे तो यूं चित्रकार है सारे तो अपन यहाँ पढ़ ही नहीं सकते। जैसे हवेलियों में अपन ने प्रयास किया बहुत सारी आ जाए, लेकिन वो सिटी में वो जो कल खबर पूछ रहे थे मनीषा, कहता है मनीषा नट्टानी हवेली, अब वो सारी की और भी बहुत सारी हवेलियां हैं। अब नट्टानी हवेली है जयपुर में, और उसको पूछने का रीजन था कि राजस्थान की पहली महिला जो कॉलेज है वो नट्टानी हवेली जयपुर में राम सिंह के टाइम से स्टार्ट हुई थी। उसको कनेक्ट करके हिस्ट्री के हिसाब से उसको पूछा था। तो महाराजा कॉलेज है, महारानी कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, ये सब महाराजा राम सिंह के टाइम से चल रहे हैं। तो फर्स्ट जो महिला कॉलेज थी वो वहां पर चली थी नट्टानी हवेली। जो दो नट्टानी भाई थे वो सांबर के नमक के बहुत बड़े कारोबारी हुआ करते थे, उन्होंने वो दी थी। और पहली जो बालिका स्कूल है वो महारानी गायत्री देवी के द्वारा जयपुर में स्टार्ट की गई थी। तो सब चीजें तो अब चित्रकार भी इतने सारे अपन पढ़ेंगे, लेकिन सारे ही पढ़ ले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण है वो आपको याद भी रखना है। अब सारे फैक्ट ही फैक्ट है, कोई कहानी किस्सा इसमें रहेगा नहीं। तो तीन चार बातें हैं। सबसे पहले तो चित्रकला का विकास अपने राजस्थान में कब से हुआ उसको लेकर अपन बात करेंगे। फिर राजस्थान की चित्रकला का नामकरण है उसको लेकर अपन बात करेंगे। फिर राजस्थान की चित्रकला में जो प्राचीन चित्र है वो कहाँ पर है उनको लेकर अपन आज बात करेंगे। फिर राजस्थान में जो पेंटिंग स्कूल है उनको लेकर अपन बात करेंगे। पेंटिंग स्कूल्स या फिर इनको अपन कह सकते हैं चित्र शैलियां। इन चार मुद्दों पर अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चित्रकला के विकास की बात करें तो जैसे कि कल बात कर रहे थे कुछ पुराने चित्र हैं और उन चित्रों से पहले के चित्र कहाँ मिले थे अपन को, पहाड़ों पर, चट्टानों पर। उन चित्रों को क्या कहते हैं, शैल चित्र, वो चित्र है। राजस्थान की जो चित्रकला है शुरुआत में अपन को, हाँ भाई मनीषा आपको बता दिया कि नट्टानी हवेली जयपुर में है, ठीक है। चित्रकला में स्टार्टिंग के चित्र शैल आश्रयों के रूप में, मतलब आदि मानव या पाषाण काल का मानव जिन शैलों में जिन चट्टानों में रहता था आश्रय लेता था उनको कह दिया शैल आश्रय। शैल आश्रयों पर जो चित्र है उनको कहते हैं भित्ति चित्र। इन भित्ति चित्रों के लिए चित्रकला में एक नाम आता है आराकत चित्र। शुरुआत में जो चित्र मिले वो कौन से चित्र है, आराकत चित्र। मतलब जो शैल चित्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, आराकत। जैसे नॉर्मल अपन कहें तो दीवार पर जो पेंटिंग है वो क्या है, भित्ति चित्रण है, लेकिन भित्ति चित्रण में भी इसको क्या कहते हैं, आरआईएस पेंटिंग। इटली से स्टार्ट हुआ तो इटली में इसको आरआईएस कहते हैं, शेकावाड़ी में इसको पणा कहते हैं, और फिर प्रेस को बुनो सेको सबकी बात अपन करेंगे। तो शुरुआत में अपन को जो चित्र मिले थे वो कैसे थे, आराकर चित्र है, मतलब पहाड़ों पर, चट्टानों पर, गुफाओं पे थे। और ये गुफाओं वाले चित्र है ना, ये अजंता आपने नाम सुना है, अजंता और एलोरा की गुफाएं वहां के चित्रों से मिलते जुलते हैं। तो अपने राजस्थान की जो चित्र शैली है वो स्टार्टिंग में जो प्रभावित हुई है वो कौन सी शैली से हुई है, अजंता शैली से। तो शुरुआत हुई है अजंता शैली से प्रभाव से। और स्टार्टिंग में अराकर चित्र मतलब जो शैल चित्र है वो अपन को मिले तीन चार लोकेशन आपको बताई थी। एक तो दर, दर कहां पर है, भरतपुर में। आलमी का कोटा, और आलमिया के साथ में कोटा में जंगल है, ये पास में ही दर्रा, ये दोनों लोकेशन है कोटा में। बैराट में आपको अराकर चित्र मिले हैं। बैराट कहां पर है, जयपुर में। अब जयपुर में नहीं, अब एक कोटपुतली बहरोड में हो गया। और एक अपन ने बात करी बूंदी में, कहां पर आपके, गरदड़ा। इनके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं, मोहनपुरा, सोनपुरा, सिक्कर है, हरसोरा नाम की जगह है, बहुत सारी लोकेशन है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो पूछे जाने वाली चीजें वो कौन सा है, दर है, आलमिया, बैराट और गरदड़ा है। इनमें से भी सबसे ज्यादा पॉपुलर या सबसे ज्यादा गरदड़ा की क्या खास बात है, यहाँ पर अपन को भाई सब जगह पहाड़ों पर, चट्टानों पर चित्र मिले तो सारी की सारी पेंटिंग कैसी है, शैल चित्रों के रूप में। लेकिन गरदड़ा बूंदी में स्पेशल चित्र मिला है जिसमें मानव किस पर बैठ के उड़ रहा है, पक्षी, तो उसको अपन कह सकते हैं बर्ड राइडर रोप पेंटिंग है। तो बर्ड राइडर रोप पेंटिंग कहां पर मिली थी, गरदड़ा। अब इन अलग अलग चित्रों की अलग अलग जो प्राचीन स्थल है उनकी खोज कोई ना कोई करता रहता है।
आगे जब पाषाण कालिक आप सभ्यताएं पढ़ोगे तो उसमें सब चीजों का नाम आपके आएगा। लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण स्थान है, स्थान तो क्या है, एक बार जो क्वेश्चन पूछ लेता है फिर उसके पीछे ही पड़ जाते हैं लोग। एक बार पटवार के एग्जाम में पूछा था कि यहाँ आलनिया में चित्रों की खोज किसने करी थी, तो एक विष्णु श्रीधर वाकणकर नाम के व्यक्ति है जिन्होंने चंबल नदी के आसपास, माउंट आबू क्षेत्र में, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में तो पाषाण कालिक चित्रों की खोज करी। तो उनमें ये पुराने पाषाण काल के चित्र मिले। तो ये जो कोटा वाले चित्र है ना, उनकी खोज को करने वाला आदमी आपको ध्यान रखना है, वी.एस. वाकणकर। इन्होंने यहाँ पर चित्र खोजे थे। बैराट में एक अंग्रेज था टोलेमी नाम का, उसने चित्र खोजे थे। और जो दर है यहाँ पर जगन्नाथपुरी नाम के विद्वान ने चित्र खोजे थे। इनमें से कुछ आपस में किसका, इसका वी.एस. वाकणकर का है। तो अपने पुराने वाले चित्र है, शुरुआत के चित्र है, वो शैल चित्रों के रूप में है। और चित्रकला के मामले में शैल चित्रों को क्या कहते हैं, आराकद चित्र कहते हैं। तो तुम्हें कहते हैं आराकद क्या है, तो आराकद क्या है कि शैल चित्र ही है। या दे दे यहाँ पर लिंग में से आराकद के प्रमाण मिले हैं। आपने तो पढ़ा है कि यहाँ पर सारे के सारे शैल चित्र है, पहाड़ों के चित्र है, आराकद नाम की चीज क्या अपन को पता नहीं है। तो ये सभी सारे के सारे चित्र कैसे हैं, आराकद चित्र है, ठीक है। और इनमें से भी एक की लोकेशन याद रह जाए तो सारी रख लेना, लेकिन एक की तो पूछी हुई है तो जरूर याद रखनी है कि कोटा या चंबल नदी के आसपास शैल चित्रों की खोज करने वाले कौन है, वी.एस. वाकणकर। उन्होंने ये काम किया था 1953 में। राजस्थान की पेंटिंग पर सबसे पहले किस शैली का प्रभाव आया, तो अपन क्या बताएंगे, अजंता शैली। अजंता, एलोरा, बाघ की ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में पुराने चित्र हैं। बाघ की गुफाएं कहां पर है, मध्य प्रदेश। और अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर है, महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाओं का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं अपने राजस्थान में झालावाड़ में काम आता है, कोलवी। कोलवी गांव है, उस कोलवी गांव में वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं हैं, उनमें भी कुछ पेंटिंग है। वैसी की वैसी पेंटिंग कहां पर है, एलोरा में। तो अपने राजस्थान का एलोरा किसको कहते हैं, कोलवी की गुफाओं को कहते हैं। तो शुरुआत में अजंता शैली का प्रभाव। फिर आगे अपन चित्रित ग्रंथों की जब बात करते हैं, चित्रित ग्रंथों में कल बात की शुरुआत के जो चित्र थे वो सारे के सारे जैन ग्रंथ थे। सारे के सारे कैसे ग्रंथ थे, जैन ग्रंथ थे। जैनों ने जो चित्र बनाए गुजरात के आसपास के इलाके में बनाए। तो शुरुआत में ग्रंथों पर जो प्रभाव आया वो कौन शैली का था, जैन शैली का प्रभाव। तो जैन शैली कहां से आई थी, गुजरात। धीरे धीरे जो बदलाव हुआ, अपने राजस्थान की स्वतंत्र चित्र शैली का विकास हो गया। तो शुरुआत में अजंता शैली का प्रभाव, गुजरात शैली का प्रभाव और जैन शैली का प्रभाव। फिर अपभ्रंश से भाषाओं में भी अपन ने बात करी कि राजस्थानी जो भाषा है उसका विकास किससे हुआ, गुजरी अपभ्रंश से हुआ। मतलब जो टूटा फूटा मिक्सअप का स्वरूप होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अपभ्रंश। तो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ किस शैली से हुआ, अपभ्रंश शैली से हुआ। और ये विकास का जो टाइम था ना, जब राजस्थान में पेंटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, वो कौन सी शताब्दी थी, 15वीं। मतलब 1400 के आसपास ये काम हुआ। फिर स्वतंत्र शैली के रूप में राजस्थान की पेंटिंग आ गई थी 1500 ईस्वी, मतलब 16वीं शताब्दी के अंदर। और सबसे ज्यादा पेंटिंग बनना स्टार्ट हो गई थी 17वीं और 18वीं में। तो जो गोल्डन एरा है या स्वर्ण काल है राजस्थान की पेंटिंग का, वो कौन शताब्दी रहेगा, 17वीं 18वीं। स्टार्टिंग वाला टाइम रहेगा वो कौन शताब्दी है, 15वीं। तीन चार बातें हैं, लिखना ही है, इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। एक जगह डाटा कलेक्ट होना चाहिए। लिखो, हेडिंग लगाओ राजस्थान की चित्रकला। सबसे पहले विकास को लेकर अपन बात कर लेते हैं।
अपभ्रंश शैली के बाद राजस्थानी चित्र शैली का जन्म हुआ था और ये हुआ अपने 1500 ईस्वी। हाँ, स्वतंत्र काल मतलब कि जैसे अपन बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में जो चित्र है 19वीं थे अजंता शैली, फिर जैन ग्रंथों के चित्र, वहां जो जैन चित्र है उनके ग्रंथों में राजस्थान के चित्र आए, फिर गुजरात शैली, जैन शैली और अपने राजस्थान की कुछ पेंटिंग का जो बिगड़ा स्वरूप है उसको कह देते हैं अपभ्रंश। फिर अपभ्रंश से प्योर जो राजस्थान की शैली है, दूसरा किसी का भी अपने प्रभाव नहीं, अपने यहाँ के चित्रकारों ने चित्र बनाए, तो अन्य चित्र शैलियों के प्रभाव से अपने राजस्थान की शैली क्या हो गई, स्वतंत्र हो गई। तो यहाँ के चित्र बनने स्टार्ट हो गए, यहाँ के सब्जेक्ट पर चित्र बनने लगे। तो वो जो काल था वो कौन सा काल था, स्वतंत्र काल। स्वतंत्र अस्तित्व या स्वतंत्र काल है वो 1500 ईस्वी, पदवी हो गया वैसे भी। सबसे ज्यादा चित्र 17वीं 18वीं शताब्दी में बने। महाराणा जो कुंभा है उनके टाइम में चित्रकला मेवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, सबसे ज्यादा चित्र उन्होंने बनवाए, कला का सबसे ज्यादा विकास उनके समय हुआ। बाद में और भी अलग अलग लोकेशन पे, उधर मारवाड़ में मालदेव के समय चौखेलाव के अंदर बहुत सारे चित्र बने, बीकानेर साइड में अनूप सिंह के टाइम में, राय सिंह के टाइम में, इधर अकबर के टाइम में जो सुरजनहाड़ा है, सुरजनहाड़ा के समय बहुत सारे चित्र बने। और अकबर के बाद जो राजा बना था जहांगीर, जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था, बहुत बड़ा प्रेमी था। भारत में चित्रकला का स्वर्ण काल है वो जहांगीर का काल है। फिर उसके टाइम में आसपास में भी बहुत सारे चित्र बने। वो जो 17वीं 18वीं शताब्दी का काल था, इसमें सबसे ज्यादा चित्र बने थे, इसलिए ये काल कैसा काल हो गया, स्वर्ण काल। अगले का कोर्स चेंज हुआ क्या? अब अभी थोड़ी 5 मिनट पहले हुआ, कल तक तो नहीं हो रखा था। लिख लिया इतना? तो इसमें जो अब तक इतनी बातें करी उसको लेकर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, अपभ्रंश, अपभ्रंश मतलब है बिगड़ा हुआ स्वरूप, टूटा फूटा, मतलब है जैसे कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, ठीक है, यूं, अब वो बोलना तो चाह रहा है, कुछ तो वर्ड उसको आ रहे हैं और कुछ से मेरे जैसे भी नहीं आ रहे हैं, तो आधी तो वो इंग्लिश और आधी हिंदी, वो जो स्वरूप है उस स्वरूप को क्या कहते हैं, अपभ्रंश। बिगड़ा हुआ जो रूप है वो अपभ्रंश हो गया। जैसे हिंदी में ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कई दूसरी भाषाओं से अडॉप्ट कर लिए, कुछ अपने यहाँ के शब्द है उनको मिलाकर एक शब्द बना दिया। जैसे एक वर्ड है रेलगाड़ी, कैसा शब्द है, हिंदी का है अंग्रेजी का है? हिंदी का है, अंग्रेजी है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। रेल किसको कहते हैं, रेल को कहते हैं पटरी को, और उस पर चलने वाली गाड़ी। और भी बहुत सारे वर्ड है हिंदी में, ऐसे वर्ड को या एग्रीकल्चर में ऐसी नस्लों को जो बाहर से अपने यहाँ से तैयार की गई उनको कहते हैं वो संकर, संकर क्रॉप्स। वैसे ही कल्चर के मामले में कुछ बाहर की कुछ अपनी मिला जुला जो स्वरूप है उसको क्या कहते हैं, अपभ्रंश, टूटा फूटा रूप है। तो पहले इन शैलियों में था, फिर इनसे जुड़े हुए चित्र कुछ अपनी कला अपन ने दिखाई, मिक्स करके जो रूप बनाया वो कौन सा है, अपभ्रंश है। फिर धीरे धीरे राजस्थानी चित्रकला अस्तित्व में आई, फिर बाद में या मुगल आए, तो मुगलों से जुड़े हुए चित्र आगे अपन पढ़ेंगे, इस पर मुगल प्रभाव आ गया। मुगल प्रभाव का मतलब है कि जैसे चित्र मुगलों के टाइम में बन रहे थे, उनके दीवाने आम दीवाने खास में या मुगल चित्रकारों ने जैसे चित्र बनाए वो चित्र भी अपने यहाँ बने। वो सब कैसा प्रभाव हो गया, मुगल प्रभाव हो गया। जैसे हरे रंग का प्रयोग नहीं होता था, हरे रंग का प्रयोग कर दिया मुगलों के यहाँ होता था, तो वो अपने यहाँ कैसा प्रभाव हुआ, मुगल प्रभाव हुआ। कुरान पढ़ती शहजादियों के चित्र वगैरह जो बने वो मुगल प्रभाव था। मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट हुई वो मुगल प्रभाव था। बहुत सारी बातें हैं। फिर आगे चलकर जब
अंग्रेज आए, अंग्रेजों से जुड़ी हुई पेंटिंग भी अपने पड़ी थी, उसको अपन कह देते हैं कंपनी प्रभाव। कंपनी का प्रभाव भी आया। जैसे देवी देवताओं को अपन कुर्सियों पर बिठा के कभी चित्र कभी हुआ करते थे। कंपनी प्रभाव आने के बाद कुछ चित्र शैलियों में जो यूरोपियन स्टाइल के चित्र है, उनके पोप वगैरह कुर्सियों पर बैठे बैठे चित्र बनवाया करते हैं, तो अपने आप भी गणेश जी को कुर्सी पर बिठा के पेंटिंग बनवा दी। वो जो प्रभाव था कंपनी का प्रभाव था। शहजादियों के चित्र, बाग बगीचों के चित्र, ये सब अपने यहाँ क्या शिकार के दृश्य ज्यादा होते थे। फिर मुगल प्रभाव आया तो हरे रंग का कुछ ईरानी जो लोटे वगैरह उनका चित्रण किया गया, वो मुगल प्रभाव है। अब अलग हर एक चित्र की एक स्टोरी है, तो अपने सब चित्रों में तो नहीं जा सकते। तो भाई यहाँ तक बेसिक सी बात की अब तक तो अपन ने कि स्टार्ट हो गई थी अपनी पेंटिंग कब, 15वीं शताब्दी में स्वतंत्र रूप से राजस्थान में पेंटिंग होने लगी 1500 ईस्वी में। और गोल्डन एरा है वो कब है, 17वीं 18वीं। स्टार्टिंग में अपनी पेंटिंग कहाँ से प्रभावित हुई, अजंता शैली, फिर ग्रंथ बने। तो ये तो वो अपने जो शैल चित्र थे वो थे, फिर गुजरात शैली से, और फिर अपने जो बिगड़ा स्वरूप आया वो अपभ्रंश शैली, और अपभ्रंश शैली से अपने राजस्थान की चित्रकला बन गई। ये काम कब हो गया था, 1500। अब जो पुराने चित्र है उनकी बात कर लेते हैं। अराकत चित्र, कुछ प्राचीन चित्रों की बात कर लेते हैं। प्राचीन शैल चित्र, जब आप वैराट सभ्यता पढ़ोगे तब इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें, बौद्ध मठ, मंदिर, बहुत सारी बातें आपकी आएगी और सभ्यता में बातें करनी है। चित्रों के बारे में यहाँ पर पशु पक्षियों का चित्रण तो हुआ, साथ में एक हड्डियों का ढांचा यूं अपन कह सकते हैं, कंकाल का जो चित्रण है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इस बैराग को प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं। ये कोई चित्र है 150-500 साल पहले, यानी कोटा वाले तो 5000 साल पुराने चित्र है। V.A. टोलमी ने यहाँ पर खोज की।
मैंने एक वर्ड लिखा उकेरे गए चित्र, चित्रित नहीं नाम लिया, क्योंकि चित्र में और उत्कीर्ण में फर्क होता है। खोद खोद कर बनाया जाता है वो होता है उत्कीर्ण करना, और जो कलर से करते हैं वो क्या होता है, चित्रित करना होता है। तो उस समय कलर का वो यूज नहीं था, तो वो कैसे चित्र थे, उकेरे गए चित्र थे स्टार्टिंग में। कोई खोद खाद के कैसे छेनी हथौड़े से उन्होंने बनाए, फिर रंग डाल दिया उस पर। लिख लियोगे? हाँ लिखो। टॉलमी, जल्दी जल्दी लिखो रहा, बहुत सारी बातें लिखनी है अभी तो। तुम बातें करोगे तब तो लिख ही नहीं पाओगे। लिख लिया? तो पुराने चित्रों में अपन को शुरुआत में पाषाण काल में जो चित्र मिलते हैं वो कैसे चित्र है, शैल चित्र है, चट्टानों के चित्र है। चट्टानों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों को क्या कहते हैं, आराखंड। ये अलग अलग बहुत सारे चित्र कला के टाइप आएंगे अपने सामने, जैसे भराड़ी चित्र है और गोदना चित्र है। जो शरीर पर टैटू करवाते हैं उसको कहते हैं गोदना। जो भील जनजाति में दीवार पर शादी के समय पेंटिंग होती है उसको कहते हैं भराड़ी पेंटिंग। बांसवाड़ा वगैरह जो कुशलगढ़ ये एरिया है, लगभग सब जगह भील जहाँ है वो जब लड़का जाता है दुल्हन के घर में, तो वहां पर एक पेंटिंग बनानी पड़ती है उसको, उस पेंटिंग को कहते हैं भराड़ी। अगर उसको पेंटिंग आएगी तब तो शादी हो जाएगी, और पेंटिंग नहीं आएगी तब शादी नहीं होती, वापस आना पड़ सकता है। तो शादी करवाने का पूरा जो जिम्मा है वो कौन सी देवी का है, भराड़ी का। तो भीलों में विवाह की देवी कौन सी हो गई, भराड़ी देवी हो गई। तो मतलब कलाकार भी होना पड़ता है, जो बच्चे को नहीं दे सकते अपन। तो मान लो कि भीलों में कौन सा विवाह नहीं होगा, बाल विवाह नहीं होगा। आगे जनजातियां पढ़ेंगे अपन। एक लोकेशन की स्टोरी में कौन सा, बूंदी में गड़दड़ा। गड़दड़ा है बूंदी में। यहाँ आसपास में शाहजहां जी रहती है। लिख ली हो गए। तो बूंदी में कौन सी पेंटिंग मिली है, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। मतलब चट्टान के ऊपर एक चित्र है, चित्र में एक मानव है, वो पक्षी के ऊपर है, बैठकर उड़ रहा है, तो बर्ड को राइड कर रहा है, इसलिए वो पेंटिंग कैसी हो गई, बर्ड राइडर पेंटिंग। वो रॉक पर है इसलिए उसको अपन क्या कहेंगे, रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग का हिंदी में मतलब है शैल चित्र, और शैल चित्र को चित्रकला के अंदर क्या कहते हैं, आराखत चित्र कहते हैं। ठीक है। अब राजस्थान की चित्रकला को भाई अलग अलग जगह चित्र मिले, कुछ कहीं के चित्र थे, कुछ कहीं के चित्र थे, उनको सब जगह चित्रों को क्लासिफिकेशन किया। अलग अलग विद्वानों ने राजस्थान की पेंटिंग को अलग अलग नाम दिए। तो राजस्थानी चित्रकला का नामकरण, कौन से विद्वान ने राजस्थान की चित्रकला को कौन सा नाम दिया। मुख्य रूप से तीन चार नाम अपने सामने आते हैं राजस्थानी पेंटिंग के। एक पॉपुलर नाम है राजपूत पेंटिंग, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो राजा थे राजपूत राजा थे, उनके दरबारों में जो चित्र बने वो राजपूत पेंटिंग हो गए। राजपूत शैली कह दो या राजपूत पेंटिंग कह दो। कुछ कलाकार जो विद्वान थे उन्होंने कहा
राजस्थानी शैली, क्योंकि ये चित्र राजस्थान में है तो इसको राजस्थानी कला या राजस्थानी शैली कह दूं। कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई सारे के सारे जो शासक है हिंदू शासक थे और हिंदू शासकों के चित्रों में समान थे। उनके आधार पर उन्होंने कहा ये कला कैसी कला है, हिंदू कला है। और एक विद्वान ने राजपूत पेंटिंग नहीं कहकर इसको कह दिया राजपूत कला। अभी किस किस ने कहा है इनके नाम अपन को पता होने चाहिए। तो राजपूत पेंटिंग नाम देने वाले विद्वान का नाम है आनंद कुमार स्वामी, सबसे कम है ये। ज्यादा घुमाया दूर जी, हमारा जोर को पार थोड़ी। हेवेल कोसी गांगुली, इन लोगों ने यहाँ की पेंटिंग का अध्ययन करके कहा कि ये जो पेंटिंग है राजस्थान की वो पेंटिंग है राजपूत पेंटिंग है। राजस्थानी कला कहने वाले जो विद्वान थे उनका नाम आपको ध्यान रखना है राय कृष्णदास। तो ये कलर दिख रहा है क्या आपको, पर्पल दिख है? पर्पल तो दूर से ही दिख जाता है, पिंक देखोगे चलो वो घर पे जाके देखना। अब मोबाइल में देखो, लाइव देखो, वीडियो कॉल पे देखो, तुम्हारी मर्जी। राय कृष्ण दास और कर्नल जेम्स टोड। हिंदू कला एन.सी. मेहता। अब नाम तो क्या है, एन.सी. मेहता है, मैं तुम्हें एच.सी. मेहता लिखवा देता हूँ, एच से हिंदू आपको याद रह जाएगा, ठीक है? फिर ऐसे एन.सी. नाम नहीं आएगा, या वही लिखो जो ओरिजिनल नाम लिखो, एन.सी. मेहता। और राजपूत पेंटिंग कहने वाले हैं W.C. ब्राउन। ये बंद कर दो, इतनी देर है आवाज आ रही है, बंद कर दो। अब कौन सा कलर बढ़िया दिख रहा है अंधेरे में? है? कौन सा? काला। यही तो है कि इसको सपनों में भी वही दिखता है, यहाँ कहीं है ही नहीं। और ये नाम नहीं दिख रहे इसको, वो कलर पर ही ध्यान है इसका, पूरा पिंक है पर्पल है। ये नाम याद कर ले, नहीं तो कोई कलर नहीं दिखेंगे तेरे को आगे। अब अंधकार ही अंधकार है फिर तो, चारों तरफ काला ही काला दिखेगा, जीवन अंधकार में हो जाएगा। क्या कह रहा है? कौन सा बोल रहा है? अमर सिंह के जैसी आवाज लग रही है, वही है? कहाँ पे है? किधर बैठा है? हाँ, क्या कह रहा है? तू कहाँ खराब हो रहा है? मतलब काला नाम आते ही तेरे कोई कनेक्शन है क्या काले से? मतलब सही कह रहा हूँ, पढ़ाई नहीं करोगे तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। अंधकार का मतलब काला ही है, या तू ही है वो काले रंग का डीलर? तो तेरे वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। जैसे आनंद कुमार स्वामी है,
इन्होंने सबने जितने भी ये नाम है इन्होंने चित्रकला पे काम किया है। जैसे ये राय कृष्ण दास है, इन्होंने इंडियन पेंटिंग्स नाम से किताब लिखी, उसमें नाम दिया है। फिर स्टडी इंडियन पेंटिंग नाम की किताब इन्होंने लिखी है, और भारतीय पेंटिंग नाम की किताब लिखी एनसी मेहता ने। उन सब किताबों में इन्होंने जो वर्गीकरण किया है, जैसे आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नाम से किताब लिखी, उस राजपूत पेंटिंग्स में अपने राजस्थान की चित्रकला, मालवा क्षेत्र की चित्रकला और हिमाचल क्षेत्र की चित्रकला, जहाँ पर अधिकांश राजपूत जो रियासतें वहां की चित्रकला का अध्ययन किया कि वहां और यहाँ की चित्रकला में कुछ कुछ क्या समानताएं हैं, दरबारी वैभव वगैरह है। तो इसलिए वो सब चित्र राजपूतों के टाइम में बने, इसलिए आनंद कुमार स्वामी ने अपनी किताब में नाम क्या दे दिया, राजपूत पेंटिंग। वैसे इन्होंने इंडियन पेंटिंग नाम से किताब लिख के फिर राजस्थान वाली कला के लिए नाम क्या दे दिया, राजस्थान पेंटिंग। और कर्नल जेम्स टोड ने अपने इस प्रदेश को सबसे पहले नाम दिया था राजस्थान, तो यहाँ की कला को भी क्या नाम दिया, राजस्थानी कला। वैसे इन्होंने जो भारतीय कला नाम से किताब लिखी, एनसी मेहता ने यहाँ के जो चित्रकार थे या इनके दरबार में जो राजपूत राजाओं के टाइम में चित्र बने, हिंदू शासकों के टाइम में चित्र बने, इसलिए इस कला का क्या नाम दिया, हिंदू कला। इन्होंने स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स नाम से किताब लिखी, और इसमें यहाँ के चित्रों को, कलाकृति को कौन सा नाम दिया था, राजपूत कला। तो राजपूत कला नाम देने वाले तो डब्ल्यू.सी. ब्राउन, राजपूत पेंटिंग्स नाम देने वाले कौन है, आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने अध्ययन करके इन चित्र कलाओं का या वेरियस जो पेंटिंग स्कूल है उन सब का अलग अलग क्लासिफिकेशन करने का काम किया है। इनमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है आनंद कुमार स्वामी का। अब क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन आएगा भाई राजस्थान की चित्रकला को हिंदू शैली या हिंदू कला किसने कहा, तो किसने कहा है, एनसी मेहता। या आपको कह दे कि राजपूत पेंटिंग्स कहने वाले व्यक्तित्व नहीं है, तो आनंद कुमार स्वामी, हेवेल, और यहाँ पर नाम आ जाएगा राय कृष्ण दास। तो राजपूत पेंटिंग कहने वाले तो आनंद कुमार, हेवेल और गांगुली है, और ये क्या कह रहे हैं, राजस्थानी पेंटिंग कह रहे हैं। या कथन आ जाएगा कि राजस्थान की चित्रकला के संबंध में आनंद कुमार स्वामी, हेवेल और गांगुली ने इसको राजपूत पेंटिंग नाम दिया। राजस्थानी कला राय कृष्ण दास और कर्नल जेम्स टोड ने कहा, हिंदू कला डब्ल्यू.सी. ब्राउन ने कहा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो हिंदू कला कहने वाला डब्ल्यू.सी. ब्राउन थोड़ी है, कौन है, एनसी मेहता है। बस इस टाइप से ये थोड़ा डाटा है, सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। इन्होंने जो अपने वर्गीकरण दिए उनमें नामकरण है, और मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम आपको ध्यान रखना है, आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने नाम रखे हैं, या घर टाबर को नाम हुए ना, अलग अलग के अलग अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, बूढ़ो हो जाता है। मेरा किसके अकॉर्डिंग बताना है तेरे को, नहीं वो इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग बताना है, या फिर घर पे अकॉर्डिंग बताना है, या फिर पड़ोस वालों के अकॉर्डिंग बताना है, या कोई दूसरों के अकॉर्डिंग, मतलब सबका अलग अलग रहता है ना भाई, तो किसके अकॉर्डिंग सबका बता दे, उसके लिए अलग से क्लास लगेगी ना। तो देखो जी, किसी का नाम होता है भाई रमेश मान लो, या कुछ भी XYZ मान लो, है जी, यही को दापुरी है, तो सासरा में और की नाम है, को घर और की नाम है। अब नाम ले दापुरी है, लेकिन इंस्टाग्राम पर तो आईडी में जोरदार नाम डालना पड़ा है ना, एंजल भी है तो, या वो आजकल वो ऑफिशियल दापुरी, अब अलग अलग है। तो वैसे ही सब के अकॉर्डिंग फिर अगर कहीं मामला इधर उधर, जैसे इसका चलता है मामला या उसका चलता है, तो फिर वहाँ बाबू, सोना, वो सब अलग अलग हो जाता है। आजकल वो बीच बीच में बुग्गू, तो सबका क्या अलग अलग है। वैसे यहाँ भी इन्होंने, विद्वानों ने जो काम किए उनके अपने अपने अकॉर्डिंग इन्होंने राजस्थान की पेंटिंग के नाम रखे हैं। हाँ, तो भाई बुग्गू। अब इनमें से एक नाम के बारे में अपन को सही जानकारी होनी चाहिए, आनंद कुमार स्वामी। जैसे अपन ने राजस्थान में जो भाषा बोलियों के बारे में अध्ययन किया था, तब आपको बताया था कि राजस्थानी भाषा का पहला जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो करने वाला आदमी कौन था,
बता पपूड़ी। हाँ बता दे। ग्रेसन, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की किताब में राजस्थानी भाषाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। वैसे ही आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में इन्होंने एक किताब लिखी राजपूत पेंटिंग, और ये लिखी है उन्होंने 1916। ध्यान रखना भाई, वो 1912 में जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन है और 1916 में आनंद कुमार स्वामी है। राजस्थानी चित्रकला का या राजस्थान की चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण से मतलब यूं नहीं कि इन्होंने जैसे विज्ञान में कोई प्रयोग होता है वैसे प्रयोग कर दिए। विज्ञान में क्या होता है भाई, सीक्वेंस होता है, कोई ना कोई तथ्य होते हैं, उसके आधार पर जैसे इन्होंने जो प्रस्तुत किया है, क्या क्या समानताएं क्या असमानताएं, कौन सा प्रभाव था, उसके अकॉर्डिंग काम सबसे पहले इन्होंने किया इस अपने राजपूत पेंटिंग नाम की किताब में। मेरे को क्यों लग रही है गर्मी? चिल्ले चिल्ले रो रही क्यों है? फिर आप वो पी गई पानी तो वो पानी में ले गया हो गया कि खाबा की चीज रख देती तो आप सल्टा देती डब्बों। वैसे देखो, कैसे देखोगे? इसको दिखाना पड़ेगा। चलो अब आगे बात करते हैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। एक दो चीजें और रह गई है तो एक बार वापस से देख लें सारी चीजें। तो राजस्थान की जो चित्रकला है स्टार्ट हो गई थी कौन शताब्दी में? 15वीं। और स्वतंत्र जो विकास हुआ या स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र मतलब इन सबके प्रभाव से मुक्त हो गई थी कब? 1500 ईस्वी में। गोल्डन एरा स्वर्ण काल है कौन सा? 17वीं 18वीं। और प्रभाव किसका है? अजंता शैली का, गुजरात या जैन शैली का और अभ्रंश शैली का। तो राजस्थानी चित्रकला का विकास किस शैली से हुआ है? अभ्रंश शैली से हुआ है। अभ्रंश से डायरेक्ट कौन सी चित्र शैली आई? राजस्थान की। राजस्थान की जो चित्र शैली है इसमें अपन को सबसे पुराने जो चित्र है वो कहाँ मिलते हैं? चट्टानों पर, पहाड़ों पर। ऐसे चित्रों को क्या कहते हैं? अराकत चित्र। और ये अराकत चित्र दर्रा और आलनिया में मिले। कौन सी नदी के किनारे मिले? चंबल। और यहाँ खोजने का काम VS वाकणकर ने किया। दर जो भरतपुर है यहाँ पर चित्र कैसे हैं? पशु पक्षियों में। मैक्सिमम चित्र पशु पक्षियों के मिलेंगे अपन है ना, कि उस टाइम ये चीजें होती थी। यहाँ पर खोज किया था जगन्नाथ पुरी ने। और बैराट जो बैराट सभ्यता है, यहाँ से आप जब वो पढ़ोगे सभ्यता उसके अंदर महाभारत कालीन अवशेषों के बारे में आप बात करोगे। सम्राट अशोक के धम्म की जानकारी, बौद्ध संघ और धम्म जो अशोक के टाइम में चीजें थी उन सब की जानकारी यहाँ से। और महाभारत काल में जो विराट नगर है उसका जो क्षेत्र है यही था। जनपद काल में जो मत्स्य जनपद है वो यही था। ये सारी की सारी जानकारियां यहाँ सभ्यता में पढ़ोगे। अपना अभी सब्जेक्ट है पेंटिंग। यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग मिली, पुरानी पेंटिंग मिली, इसलिए इस विराट को प्राचीन युग की क्या कहते हैं? चित्रशाला कहते हैं। और यहाँ पर खोज करने का काम VA टोलेमी ने किया। फिर अपन ने बात करी गढ़ड़ा नामक स्थान पर छाजा नदी के किनारे जो पहाड़ों पर चित्र मिले हैं वो चित्र कैसे हैं? बर्ड राइडर पेंटिंग है। पहाड़ों पर है तो बर्ड राइडर कैसी पेंटिंग है? रॉक पेंटिंग है। फिर राजस्थान की पेंटिंग्स को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए।
इस चित्रकला को, चित्र शैली को राजपूत शैली या राजपूत पेंटिंग कहने वाला कौन था? आनंद कुमार स्वामी, हेवेल और ओसी गांगुली। आनंद कुमार स्वामी की किताब कौन सी है? राजपूत पेंटिंग सी है। उस किताब को कब लिखा था? और फर्स्ट साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन है करने वाले कौन थे? अपने आनंद कुमार स्वामी थे। और राजस्थानी कला कहने वाला कौन है? राय कृष्ण दास और कर्नल जेम्स टोड है। प्राथमिकता देनी है राय कृष्ण दास को। फिर अपने हिंदू कला कहने वाला एन.सी. मेहता है। और जो राजपूत कला कहने वाला कौन है? W.C. ब्राउन। और राजपूत पेंटिंग कहने वाला कौन है? आनंद कुमार स्वामी। यहाँ तक अभी अपन ने बात कही। अब राजस्थान की जैसे पहाड़ों पर पुराने चित्र है, वैसे कुछ पुराने ग्रंथ है जिनमें चित्रकला की जानकारी अपन को मिलते हैं। प्राचीन चित्रित ग्रंथों की बात करते हैं। प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है, सबसे पुराने ग्रंथ जो है वो अपने हैं, एक तो ओद नियुक्ति, नियुक्ति और 10 वैकलिका सूत्र चूर्ण। ये ग्रंथ 1060 ईस्वी में बनाए गए। भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। इन्हें भारतीय कला का आधार स्तंभ या दीप स्तंभ कहा जाता है। और अभी कहाँ लोकेटेड है? वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में। क्या हुआ? औध नियुक्ति वृत्ति वह सूत्र, फॉर्मूला, सूत्र है। देख लिया। नेक्स्ट जो चित्रित ग्रंथ है उसका नाम है श्रावक प्रतिकरण सूत्र चूर्णी, जो मेवाड़ में सबसे पहले लिखा गया था। चित्र मतलब ग्रंथ लिखा गया, उसमें कोई चित्र बनाया गया, उस चित्र का, उस ग्रंथ का नाम यह श्रावक प्रतिकरण सूत्र चूर्णी।
इसके बारे में अपन बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो जो दो चित्रों के नाम आपको बताए, तो ओद युक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, वो तो ऑल ओवर राजस्थान के सबसे पुराने चित्र है। और ये जो चित्र है मेवाड़, जो अपन 4 पेंटिंग स्कूल पढ़ेंगे, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार और हाड़ौती, उन सब में जो मेवाड़ चित्र है उनमें सबसे पुराना है और चित्रकला का प्रारंभ ही मेवाड़ से माना जाता है। कल अपन इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज जो अपन ने बातें करी हैं तो उनमें सारी बातें क्लियर है, मामला सेट है। तो सभी साथी फटाफट से थम्स अप करो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज तो लाइट ही